नमस्कार दोस्तों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हैं। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। तो कल हमने संधि के बेसिक पॉइंट से कुछ उनकी चर्चा की थी और संधि किसे कहते हैं, संधि होती क्या है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, उन पे हमने कल चर्चा की थी। संधि की टेबल कैसे बनाई जाती है, उस टेबल की हमने चर्चा की थी। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, ये बात हमने कल चर्चा की। और संधि शब्द का शाब्दिक विच्छेद किया हमने। उसके बाद हमने स्वर संधि पे चर्चा की। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमने ये पढ़ा था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उस 5 भेद में हमने बताया था कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 होते हैं। और कल हमने शुरू की थी दीर्घ संधि। भी हम सबसे पहले स्वर संधि की बात करेंगे और स्वर संधि में पहली संधि हमारी आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था और आज फिर से बता देता हूँ कि दीर्घ संधि यानी सहजात वर्ण, जिसमें सहजात वर्णों का मेल होता है, जिसमें सहजात यानी एक जाति के वर्ण मेल होता है। जैसे एक जाति के कैसे, और वर्ण में भी अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है स्वर की। भी जो एक जाति के स्वर होते हैं, तो वर्ण का मतलब सारे स्वर होते हैं वो वर्ण होते हैं, पर सारे वर्ण स्वर नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसमें सहजातीय होता है ए और आ, दोनों की समान जाति होती है, दोनों कंठे होते हैं, उच्चारण स्थान इनका। इसके बाद आती है ई और बड़ी ई, और इसके बाद आता है तालु, ये होती है तालु। इसके बाद आता है ऊ और ऊ ओष्ठ, होठों से बोले जाने वाले, यानी इनकी जाति, इन दोनों की जाति एक कंठ है, इन दोनों की जाति एक है तालु, इन दोनों की जाति है ओष्ठ। तो इन्हीं वर्णों की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं स्वरों की हम बात कर रहे हैं और यही मुख्य रूप से स्वर हैं जो हमारे दीर्घ संधि में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है, एक मैं आपको यहाँ पूरा विस्तार से बता देता हूँ, आप इसमें ध्यान रखें। ट्रिक भी है और आप एक बार देख लें, ट्रिक की भविष्य में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जैसा भी बनता है मैं आपके लिए बनाऊँगा। सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये बात थोड़ा आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। वैसे तो ये कॉमन सी बात है, जो संधि आप इतना आज तक जो संधि सीख रहे हैं बच्चे और संधि पढ़ के आए हैं, वो इतना तो सीख गए होंगे कि संधि का प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण संधि का मेल कहाँ होता है, संधि किस प्रकार से होती है, तो इतना तो सीख गए हो आप। फिर भी बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहली बार सीख रहे हैं और जिसने सीख लिया है वो अच्छी बात है, वो बने रहें, अपना संयम बनाए रखें। कोई नई चीज़ आती है तो अपने माइंड को अपडेट करें, नहीं तो आप सीखे हुए हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो ये उनके लिए जो बिल्कुल भी जीरो से हैं और हाई लेवल तक लेके भी जाएंगे इनको। तो हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण की बात करते हैं और द्वितीय शब्द की प्रथम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा काफ़ी पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है? प्रथम शब्द का यानी शब्द प्रथम, वर्ण अंतिम, शब्द द्वितीय और वर्ण प्रथम। कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आ गया ए, इसके बाद आता है प्लस में और यहाँ आ जाता है ए।
या मान लीजिए यहाँ आ जाता है और मान लीजिए यहाँ भी आ जाता है, कुछ भी हो, आस का मतलब। तो ये ऑब्लिक लगा हुआ है, इसमें क्या है, ए हो चाहे आ हो, चाहे ए हो चाहे आ हो, यानी लघु हो चाहे दीर्घ, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ। तो ये हमारी संधि दीर्घ संधि ये कहती है। इसमें एक नया नियम लागू हो जाता है। इसमें ये होता है कि इन दोनों के स्थान पर इनका परिवर्तन होकर एक वर्ण आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, दीर्घ। तो हमारी संधि का नाम भी क्या है, दीर्घ। यानी शब्द का अंतिम वर्ण हमें लेना है प्रथम शब्द का, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हमें लेना है। तो कैसे लेना है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, चाहे ऊ हो और चाहे ऊ हो, प्लस में ऊ और ऊ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक ऊ हो जाएगा। कौन सा ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से चाहे ई की बात करें, चाहे बड़ी ई की बात करें, प्लस धन और उसके बाद ई और बड़ी ई, ये दोनों सहजाती है। दोनों अगर इनमें से एक है, इधर बड़ा एक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा। ये हमारी दीर्घ संधि का नियम है। बेसिक चीज़ है, बिल्कुल आप इसको वीडियो को दोबारा देखें तो अच्छी तरीके से और समझ में आएगी आपको। साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंटों पे आप ध्यान दें, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों पे विशेष तौर पे ध्यान दें, आप भाषा में अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो ये होता है संधि का कुछ नियम, बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये नियम, इसका कह सकते हैं हम। तो इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, उससे पहले एक परिभाषा दे देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं परिभाषा। तो परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा से जो हमारी कन्फ्यूज़न है वो बहुत दूर हो जाती है। तो इस क्योंकि कोई भी शब्द या कोई भी भाषा आप सीख रहे हो तो उस शब्द का विश्लेषण आपको पता होना चाहिए, उस शब्द का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे ढंग से सीख पाते हो। नहीं तो फिर उसमें इतनी पकड़ नहीं है। जैसे दो समान स्वरों के, दो समान स्वरों के योग, दो समान स्वरों के योग होने पर, दो समान स्वरों के योग होने पर दो उन्हीं या उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या बात निकल कर आई यहाँ पे, देखिए आप कि दो समान स्वर है कि नहीं है, बताओ। ये दोनों समान स्वर है कि नहीं है, ये दोनों समान स्वर है कि नहीं है। तो दो समान स्वरों का योग होता है, इनका योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी स्वर का क्या है, उसी स्वर का, ये है तो यही हो जाएगा, आ है तो आ हो जाएगा, अगर ई है तो ई हो जाएगी। उसी स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये मुख्य रूप से बात याद रखने वाली है, और ये होती है दीर्घ संधि। ये इसकी परिभाषा और इसका बेसिक फॉर्मूला। और तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण लेते हैं। इसके जो कुछ प्रमुख उदाहरण लेते हैं अपवाद को छोड़ के, तो अपवाद की चर्चा हम बाद में करेंगे। जब हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपवाद को लेंगे। तो इसमें क्या है, आप देखें ध्यान से कि जैसे हमने एक शब्द लिया पुरुष, मनुष्य, प्लस में अर्थ, पुरुष प्लस में अर्थ। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे हम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे। तो आप सभी को पता है कि हर व्यंजन के अंदर स्वर होता है, और कौन सा स्वर होता है वो अब उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कौन सा स्वर है। तो इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें हम कह सकते हैं कि ए स्वर है, और ये ए आगे है इसमें। तो यहाँ क्या रह जाता है इसमें पुरुष, और स कैसा रह जाता है हलंत वाला, और इसमें आगे क्या रह जाता है रथ। तो आपको जैसे बताया था कि ए और ए के मेल से क्या बनता है, अभी हमने चर्चा की थी। दोबारा मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूँ कि हमने कहा था ए हो तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ क्या हो जाता है आ, ऐसा कैसा उतार देते हैं हम पुरुष प्लस में आ और रथ। ये हमारा नया एक नियम बनकर तैयार हो जाता है। अब इन शब्द को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे पुरुष आर्थ, पुरुषार्थ, ये शब्द जोड़ेंगे पुरुषार्थ। तो ये शब्द क्या हो जाता है शुद्ध है, लेकिन जो शब्द शुद्धि की बात करें, शब्द का कुछ नियम बनाया हुआ है, जैसे वर्ण विचार में हमने चर्चा की थी, वो नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाता है ये शुद्ध नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सभी को पता है कि इसमें से हमने व्यंजन में से स्वर निकाला था, तो यहाँ आगे क्या है इसके स्वर, ये क्या है व्यंजन, और व्यंजन कैसा स्वर रहित, और स्वर रहित व्यंजन है। तो याद रखना ये बात, जिस भी स्वर रहित व्यंजन के बाद में, जिस भी स्वर रहित व्यंजन के बाद में अगर स्वर है तो वह स्वर की मात्रा उस व्यंजन में जुड़ जाती है। जैसे जोड़ते हैं हम प्रू श आ की मात्रा पुरुषार्थ, ये हमारा संधि शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन जाता है संधि का, दीर्घ संधि का पुरुषार्थ। समझ में आया। ये थे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, एक की नहीं, मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बताया विद्यालय, दयानंद, विद्या प्लस आल्य, दया प्लस आनंद, हिम प्लस आल्य, राम प्लस आयन। तो ये तो एग्जाम्पल बेसिक से होते हैं, एक 6th क्लास का बच्चा भी होता है वो भी सीख जाता है। संधि जिसको आती नहीं, संधि का नाम नहीं पता होता, संधि के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के, वो भी बता देगा विद्या प्लस आल्य, क्योंकि ये तुम्हारी जुबान पे चढ़े हुए नाम है। कुछ ऐसे शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो नए हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि एक संधि लेवल पे बढ़िया पेपर, बढ़िया प्रश्न है जो आपको करने चाहिए। जैसे हम पहला शब्द लेते हैं परम प्लस में अर्थ, मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। परम प्लस में अर्थ, तो क्या बन जाएगा, ए के बाद ए है तो क्या बन जाएगा पैरमार्थ। बार बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा, आप समझ गए हैं अच्छे प्रकार से। तो मैं आपको संधि के कुछ शब्द दे देता हूं और लिखता हूं इसमें। स्वय प्लस में अधीन, स्वय मतलब है खुद, अपने आप, अधीन, आधीन नहीं होता, याद रखना ये बात, आधीन, आधीन लिखते हैं, आधीन शब्द शुद्धि में गलत है, अधीन होता है स्वयधीन, समय के अधीन है जो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे स वा, यानी ए का ए से मिलन हुआ तो क्या हो गया आधीन, स्वाधीन, शब्द क्या बनता है स्वाधीन। इसी प्रकार से देखते हैं पर, यानी दूसरे के अधीन, पर अधीन का मतलब होता है पर, ए और ए मिलने से क्या हुआ पराधीन। तो इसी प्रकार से और देखिए आप, शास्त्र, ग्रंथ और अस्त्र, ए मिलकर क्या बन जाता है शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। इसी प्रकार क्या होता है वेद प्लस में अंत, ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं। तो क्या बनता है ए और ए से क्या हो जाता है
वेदांत। और एक आता है शब्द गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा, खिड़की। तो इसका संधि विच्छेद, ये हमने संधि विच्छेद किए हुए थे, इनको जोड़ना आसान है, थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल है। तोड़ेंगे कैसे? शब्द देखिए, ग, व, और क्या लगा सकते हैं, गवा प्लस में आक्ष। कंडीशन कितनी हो सकती है हमारे पास? गव प्लस में आक्ष, या गवा प्लस में अक्ष, या फिर गव प्लस में अक्ष। 4 कंडीशनें हो सकती है। तो इसमें आप ध्यान रखें, ये कोई शब्द नहीं होता और ये भी शब्द नहीं होता। ये शब्द होता है पर ये शब्द नहीं होता, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, और फिर ये होता है, और ये शब्द होता है और ये भी शब्द होता है, तो ये शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाता है? तो इसका संधि विच्छेद होगा गव प्लस में अक्ष। झरोखा, गव प्लस में अक्ष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं दीपावली। कुछ शब्द हमारे पास दीपावली, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दीप प्लस में अवली, दीपों की माला। अवली का मतलब पंक्ति, माला दीपों की माला। और इसी प्रकार से देखते हैं, और बहुत बढ़िया शब्द है, जैसे सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था यानी सोया हुआ, सोई हुई अवस्था। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, ए मिलकर क्या बन जाएगा? आ, सुषुप्त, और इसमें ए मिला देंगे, आ अवस्था, सुषुप्त अवस्था। और इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट करके रखें। इसके बाद देखिए, एक शब्द आता है हमारे सामने अभयारण्य। भय, ये अभयारण्य। और एक शब्द आता है हमारे सामने अभयारण्य। तो आप बताएं शुद्ध शब्द कौन सा है? मैं इसका टुकड़ा करके बता देता हूं। अभय प्लस में आरण्य, या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है इसमें? एक और देखें, अभय प्लस में अरण्य। आरण्य नहीं है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अभय का मतलब होता है, इसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा? अ प्लस में भय, जिसमें भय ना हो। अभयारण्य का मतलब होता है जो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए सरकार के द्वारा अधीनस्थ होता है, उसमें उनको घूमने की आज़ादी होती है पक्षियों को। तो ये होता है अभय प्लस में अरण्य, तो ये होता है अभय अभ्यारण्य। ये इसका शुद्ध शब्द है, ये इसका गलत है। और ये शुद्ध शब्द होता है, ये अशुद्ध होता है, इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। परीक्षा में शब्द शुद्धि कई बार पूछ ली जाती है। तो इसके बाद देखें आप, इसके बाद आता है वार्तालाप। तो इसका बनेगा वार्तालाप, बातचीत कह सकते हैं, वार्तालाप। इसी प्रकार से एक शब्द और है हमारे पास, महा प्लस में अमात्य। तो आ के बाद ए आया है तो क्या बन जाएगा? महामात्य, महामात्य।
तो महामात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, और महान का मतलब होता है बड़ा महान, तो महामंत्री, तो इसका मतलब होता है महामंत्री। पीएम, पीएम इसका मतलब होता है महामंत्री, पीएम, अमात्य। तो और देखिए कुछ शब्द हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट है बड़े ही। तो एक आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट करके रखना, इसको आप परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी की परीक्षा थी उसमें ये 2019 में पूछा ही है। दृक्षा प्लस में अरिष्ट, दृक्षा प्लस में अरिष्ट, दृक्षा प्लस में अरिष्ट, इसका शब्द बनता है दृक्षारिष्ट। दृक्षा का मतलब होता है दाख, अंगूर, दाख होते हैं ना, तो अंगूरों से ही तो बनती है दाख, तो इसका मतलब होता है दाख, और इसका मतलब होता है दवाई। तो ऐसी दवाई है जो कष्ट को हरने वाली एक दृक्षारिष्ट ऐसी दवाई है एक, जो रोग के निवारण में बहुत ही आयुर्वेदिक दवाई है, काम आती है। उसके लिए शब्द हुआ है, तो बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके रखें, आप ध्यान रखें। एक आता है मूल्य प्लस में अंकन, सॉरी अंकन, मूल्य प्लस में अंकन होता है या आंकन होता है। जैसे बनाते हैं, मैं शब्द बना के दिखाता हूँ, मूल्यांकन, ये इसका शुद्ध शब्द बनेगा, संधि करेंगे दीर्घ संधि, तो मूल्य प्लस अंकन होता है या मूल्य प्लस आंकन होता है। आंकन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, अंकन होता है। एक होता है मुक्त प्लस में अवली, तो क्या होता है मुक्तावली, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, मुक्तावली। एक होता है कृपा प्लस में आकांक्षी, तो इच्छा, कृपा कांक्षी, कृपा कांक्षी। तो ये शब्द थे कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आप मुख्य रूप से मुख्य बिंदुओं में रखें। तो सरल से होते हैं तो वो तो कहीं से मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट्स अपना बना के रखें, तैयार रखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुछ शब्द होते हैं ऐसे, जैसे, और अभी बात करते हैं हम ई की, प्लस ई की बात करते हैं, तो ज़्यादातर ए आ में ज़्यादा शब्द बनते हैं, और ई की बात करते हैं तो ई में क्या है, अभी प्लस में इष्ट, तो क्या शब्द बन जाएगा, अभी, अभिष्ट। और दूसरा शब्द देखिए आप, सची प्लस में इंद्र, सची इंद्र की पत्नी का नाम है, तो क्या बन जाएगा, सचिंद्र। इंद्र इंद्र है, इंद्र की पत्नी का नाम सची, तो सचिंद्र बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए मही प्लस में ईस, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई किस प्रकार से संधि हो रही है। तो इसी प्रकार से देखिए मही, महिष, इसी प्रकार से नारी प्लस में ईश्वर, तो क्या बन जाता है, नारीश्वर। इसी प्रकार देखिए प्रति प्लस में इच्छा, तो शब्द क्या बनता है, प्रतीक्षा, बड़ी की मात्रा आएगी, कई बार ऐसा लिख दिया जाता है प्रतीक्षा, तो ये शब्द क्या होता है, गलत होता है। ये क्या होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि इसके अंदर दीर्घ संधि होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी उपसर्ग लगा हुआ है, और ईक्षण क्या बन जाता है, वीक्षण, याद रखें। एक आता है गुरु प्लस में उपदेश, ये बड़ा है, तो इसमें शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे, एक तो लिख दिया जाता है गुरुपदेश, और एक लिख दिया जाता है गुरुपदेश। तो याद रखना जिसमें घुंडी ना हो, जैसे
ऐसे कर दिया तो ये रू बड़ा है रै के अंदर, और अगर रै में ऐसे कर दिया जाता ये छोटा है, ये क्या है, ये दीर्घ है। याद रखें, तो इस बात पे ये गलत हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। तो इसमें देखिए आगे एक और होता है इम्पोर्टेंट थोड़ा, सु प्लस में उक्ति क्या बन जाता है, शुक्ति, कोई विशेष कहीं से ली हुई शुक्ति। एक होता है मंजू प्लस में उषा, मंजू का मतलब छोटा और उषा का मतलब पिटारा, छोटा पिटारा, मंजूषा छोटा पिटारा, इसका मतलब होता है छोटा पिटारा। और ऊ की बात करें तो ऊ की बातें चल रही है, ये ऊ प्लस में ऊ और ऊ क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ। और वधु में बड़ा ऊ होता है, तो वधु प्लस में उर्मी का मतलब होता है लहर, वधु का मतलब होता है, तो इसका हो जाता है वधुर्मी। वधुर्मी, उर्मी का मतलब तरंग होता है। एक होता है अनु उपसर्ग लगकर एक बनता है उदित, तो क्या बन जाता है, अनुदित। और ये थे कुछ शब्द। तो एक शब्द और है इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। देखना आप इसको नेट पे डाउनलोड करके देखना कि बहुत परीक्षा में पूछा गया है। उर्मी, सरयू प्लस उर्मी, खासकर ये उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है। सरयू क्या है, एक उत्तर प्रदेश की यूपी की नदी है, एक सरयू क्या है, एक यूपी की नदी है, तो इसलिए वहाँ बहुत बार पूछा जाता है। सरयू प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब होता है तरंग और इसकी है नदी, तो नदी की तरंग, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ऊ मिलकर क्या हो जाता है, सरयू, सरयुर्मी। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ उदाहरण थे। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो आप घर पे अपने प्रैक्टिस करके देखना, इम्पोर्टेंट है। ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जैसे नीला काश, भाव विष्ट, एक है एक सर्वांगिणा, एक है अंत्याक्षरी, एक है प्रास्थ, एक है प्रार्थी, एक है प्रांगण, एक है कामायनी और एक है विस्मयादि, एक है सत्याग्रह। तो ये कुछ शब्द हैं, आप इनकी संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनका संधि विच्छेद दें, मैं एक का संधि विच्छेद चेक करूँगा किसने सही किया है। जिसकी गलती होगी मैं उसको वहीं समझाऊंगा किस प्रकार से संधि है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दें। तो ज़्यादा एग्जाम्पल ना लेते हुए, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ये इन सभी का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। 10 प्रश्न हैं आपके सामने, तो इनका संधि विच्छेद करके कमेंट में ज़रूर डालें आप। तो मैं देखूंगा कि कितना कौन पढ़ता है और किस किस का सही है और किसका इसमें विश्लेषण करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप तब भी बताएं कमेंट में। जो शब्द आपको सही नहीं लग रहा है तब भी मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में इसका विस्तार से चर्चा करूँगा। तो कैसी लग रही है आपको ये क्लास, कैसे लग रही है आपको ये सेशन, इसी प्रकार से पूरा बारीकी से चीज़ें आपको करवाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार से अपने ज्ञान वृद्धि के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।